26 मई को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे और इसी के साथ एक और बड़ा सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे। इस बीच नरेंद्र मोदी ने पार्टी में बहुत साफ संदेश भी दे दिया है कि हमें पद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बस जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कौन से नेता कौन से मंत्रालय संभाल सकते हैं और हर निर्णय के पीछे क्या सोच चल रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अमर उजाला ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर एम.के. वेणु, सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया और हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN के सुमित पांडे। स्वागत है आप सबका। संजय जी, इस मैसेज से क्या पता चलता है जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप पद का लोभ मत करो, ये संकेत वो देना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि होड़ लगी होगी, इस वक्त गुजरात भवन में आना जाना है काफी लोगों का और यहाँ पर आखिरी फैसला नरेंद्र मोदी का ही होगा। देखिए, बीजेपी के लोग पावर में आने को बेताब थे और जब अब आ गए हैं तो जैसा मोदी जी ने कहा था कि छप्पर फाड़ के उनको सफलता मिली है, तो ऐसे में हर आदमी अभी कोशिश ये कर रहा है कि बस उसको कोई ना कोई पद मिल जाए। अभी तो शुरुआत है कि पहले कैबिनेट और उसके बाद फिर जूनियर मिनिस्टर्स, फिर उसके बाद बहुत सारे दूसरे और भी अपॉइंटमेंट होते हैं बड़े बड़े। तो ये एक हैंकरिंग है और सब लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। इसीलिए उसको थोड़ा सा एक तरीके से दबाने के लिए उन्होंने कहा है कि पावर के पीछे मत दौड़िए। जब ऐसा कह दिया जाता है तो थोड़ा तो एक ऑकवर्ड मोमेंट बनता है जब आप लोग जाएं और उनसे शिष्टाचार की मुलाकात के नाम पर जाएं और इनडायरेक्टली कहें कि बताइए मेरे लिए आप क्या सोच रहे हैं। तो पावर के पीछे न भागें, ये कह के अपने ऊपर जो प्रेशर है लोगों का उसको शायद ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत तरह की चर्चाएं हैं तमन्ना, लेकिन अभी भी कोई अंदाज लगा पाना कि किनको क्या मिलेगा और इस पर बेट लगा पाना बड़ा ही रिस्की है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के माइंड को मुझे नहीं लगता है कि सिवा मोहन भागवत और राजनाथ सिंह के कोई चौथा व्यक्ति अभी के मौजूदा स्ट्रक्चर में पढ़ पा रहा होगा। एक आखिरी बात पॉलिसी पे कहूंगा, चर्चा में और आगे फिर आप उसको बढ़ाइएगा, वो ये कि आज इन्होंने गरीबी पर बड़ा फोकस किया है। तो ये कहा जा सकता है कि हम लोग कहते थे कि क्या भारत राइट विंग इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ मूव कर गया है और नरेंद्र मोदी उस पॉलिसी को परस्यू करेंगे, क्योंकि सब लोग इनके बारे में बोलते थे कि इनका फोकस ग्रोथ वगैरह पर ज्यादा रहेगा। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद इनको पता है कि जो सेंटर और लेफ्ट की पॉलिटिक्स है, जो गरीबी की बात या सामाजिक विकास की बात करनी है, वो बात करना बहुत जरूरी है और बल्कि काम करना भी जरूरी है। तो ग्रोथ के साथ गरीबी के नारे को भी आज उन्होंने अंडरलाइन किया है और यहां से एक नया हम एक सिलसिला देखेंगे कि आप सोचते थे कि अगर ये राइट विंग इकोनॉमिक पॉलिसी को परस्यू करेंगे तो ऐसा नहीं है। सेंट्रिस्ट और लेफ्टिस्ट पॉलिसी के बीच की भी कुछ चीजों को ये लगातार पुश करेंगे। और इसके संकेत इस बात से भी आए थे जब उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए थे और आपको भी दिया था। लेकिन कुछ पर्सनालिटीज की अगर हम बात करें, एम.के. वेणु, एक एक करके हम जो प्रमुख नाम है उन पर आए। राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय की बात चल रही है, लेकिन ये भी खबरें चल रही है और सुमित पांडे इस पर ठीक से बताएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी अगर पीएमओ में आ गया तो राजनाथ सिंह होम मिनिस्ट्री नहीं चाहेंगे, शायद डिफेंस का रुख करेंगे। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि वो शायद पार्टी में ही रहेंगे कुछ समय तक। आपका क्या फीलिंग है? एम.के. वेणु जी, मेरा ये मानना है कि राजनाथ सिंह पार्टी में, हाँ, मेरा मानना है कि राजनाथ सिंह कुछ समय तक लगता है कि पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे अगर उनको कोई अगर अच्छा कोई, जिसे कहते हैं कि बहुत ही सब्सटैंशियल और सब्सटैंटिव पोर्टफोलियो जब तक ना मिले वो नहीं आएंगे सरकार में और मेरे को लगता है कि पार्टी में रहने की कोशिश करेंगे। मगर एक और बात बीच में ये भी चली है कि नितिन गडकरी जो है उनको पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको क्लीन चिट दे दिया था, कुछ केसेस जिनकी वजह से उन्होंने पहले रिजाइन किया था। ये भी है कि कह रहे हैं कि अगर राजनाथ सिंह अगर कोई अच्छा पोर्टफोलियो उन्हें मिलता है तो नितिन गडकरी भी पार्टी प्रेसिडेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में मैंने ये सुना है कि अरुण जेटली जी का मोरलेस तय है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और एक करके हम सारे पर्सनालिटीज पर आएंगे, क्योंकि वो रहे हैं ट्रस्ट, हर बड़े नाम के पीछे कई सोच भी है, तो हम अरुण जेटली की भी बात मगर मैं ये भी कहूंगा कि जो राजनाथ सिंह का मेरे ख्याल से होम मिनिस्ट्री ही उनकी बात चल रही है और
हाँ, ये जरूर है कि अब इंटरनल सिक्योरिटी से अगर होम मिनिस्टर भी अगर रहे, जैसे यूपीए में भी होम मिनिस्टर थे, मगर आईबी और ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट ये पहले भी देखा गया कि प्राइम मिनिस्टर से भी अलग वो उनकी ब्रीफिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर को भी वो एक लेवल पे उनसे रिलेट करते हैं। तो ये बिल्कुल पीएम जो सेंसिटिव जितनी डिपार्टमेंट्स है उन पे हमेशा पीएम का एक थोड़ा सा ओवरसाइट रहता है। जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो भी तो बिल्कुल उनके बावजूद अगर जो मेन पोर्टफोलियो शायद सुमित पांडे हमें जो इंटरनल बज है वो ज्यादा बता पाएंगे, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस बताए जा रहे हैं राजनाथ सिंह के लिए। सुमित, क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है यहाँ पर कि एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा बीजेपी को कि क्या राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे या वो सरकार में जाएंगे। उसके हिसाब से काफी कुछ चीजें तय होंगी। राजनाथ सिंह अगर पार्टी के अध्यक्ष बने रहते हैं तो प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसमें कि कैबिनेट कम्युनिटी ऑन सिक्योरिटी आती है, उसमें 4 बड़े मंत्रालय होते हैं, जो 4 मंत्रालय रायसीना हिल के ऊपर हैं, जिसमें कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है और डिफेंस मिनिस्ट्री है। राजनाथ सिंह के गृह मंत्रालय में आने की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पहला बात यह है कि क्या आरएसएस राजनाथ सिंह को वहां से रिलीव करके, पार्टी से रिलीव करके, क्या उनको गृह मंत्रालय में भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। आरएसएस के कुछ एक तबके का यह भी मानना है कि कई लोग पार्टी से या ऑर्गेनाइजेशन से या संगठन से, क्योंकि अब एग्जीक्यूटिव में या सरकार में जाएंगे तो संगठन को कंट्रोल करने के लिए एक सशक्त, एक स्ट्रेचर वाला आदमी चाहिए। क्या राजनाथ सिंह इसमें काम को करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे। उसके बाद काफी कुछ चीजें तय होंगी कि सीसीएस का स्वरूप या प्रारूप क्या हो। बिल्कुल संजय जी, अगर संक्षेप में राजनाथ पर आपका व्यू, और अरुण जेटली की बात जो एमके वेणु ने कही, सब एक गिवन मान रहे हैं कि वित्त मंत्री का पद उनके पास ही जाएगा, लेकिन अरुण शौरी का नाम भी चर्चा में है। जी, अरुण शौरी का नाम चर्चा में है और शायद चर्चा ये है कि उनको दिल्ली में रहने को कहा गया है, तो इस बात को बल मिलता है कि शायद वो सरकार में शामिल होंगे। मंत्रालय को लेकर सीधी वही बहस है, उसमें कोई नई जानकारी कहीं से मुझे आती हुई दिख नहीं रही है कि वित्त मंत्रालय के लिए अरुण जेटली या अरुण शौरी या कोई टेक्नोक्रेट। अभी ये डिबेट लगातार अलग अलग हलकों में अलग अलग ढंग से चल रही है। जो बात सुमित बता रहे थे उसमें मुझे ये जोड़ना है कि तय ये करना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी किसी को बाकायदा, क्योंकि ये यात्राएं कर रहे होंगे तो पीछे एक नंबर 2 नामजद किया जाता है, और ये नंबर 2 कभी कोई हो सकता है, कभी कोई हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की केमिस्ट्री और जिस प्रकार की जरूरतें हैं उसको देखते हुए शायद राजनाथ सिंह को अगर गृह मंत्री बनाएं तो, और नंबर 2 बनाएं तो उनको उनसे डील करने में आसान है। ये लगातार जब दोनों ने साथ में काम किया है तो इससे उन दोनों की केमिस्ट्री को देख के ऐसा लगता है। या फिर ये करेंगे कि नंबर 2 रोटेट हुआ करेगा, जब भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं है तो कैबिनेट की बैठक कौन प्रिजाइड करे, ये नरेंद्र मोदी को तय करना होगा कि वो किसको वहां पर चाहते हैं। इस प्रकार से ये ऊपर के जो टॉप 4 हैं, ये जो सारी सरकार है वो दरअसल वही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के 4 महकमों में है, और उसमें राजनाथ सिंह जी के लिए यह किया जा सकता है कि ठीक है, अगली व्यवस्था होने तक ये अध्यक्ष बने रहेंगे। फिर सवाल तुरंत खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है कि ये प्रिंसिपल स्टैंड तो इनका हमेशा रहा है कि एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रहेगा। वैसी परिस्थिति में जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक का नाम चल रहा है। मेरी अपनी राय है कि गडकरी जी की इच्छा और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो शायद मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में होने की ज्यादा है। जी, अमित शाह की बात क्या बिल्कुल हट गई है कैबिनेट में से एमके वेणु आपके मुताबिक, क्योंकि सब यही मानकर चल रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेंगे, संस्था में रहेंगे, लेकिन क्या इस लिहाज में एक सरप्राइज आ सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी में वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, और एक दूसरे के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग उनका सिमिलर है। अमित शाह भी बहुत फोकस्ड एक इम्प्लीमेंटर माने जाते हैं, जो उनसे वो जो काम दिया जाए उसको बिल्कुल डेडलाइन में इम्प्लीमेंट करना, वो अमित शाह की एक उनका एक स्किल माना जाता है। तो मेरा ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी अपने पीएमओ में ऐसे जरूर 1-2 उनके इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से डील करेंगे, जो अगले 6 महीने में जो फटाफट पावर प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को किस तरह
इम्प्लीमेंट करना है और मिनिस्ट्रीज को पुश करना है। जी। मेरे ख्याल वो वाला रोल अमित शाह जरूर करेंगे, चाहे वो किस पोर्टफोलियो में करते ये मुझे नहीं पता, मगर किसी कैपेसिटी में अमित शाह नरेंद्र मोदी के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में जरूर उनकी भागीदारी होगी। जी, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन बहुत सारी और बातें करनी है। एलके आडवाणी को कहाँ फिट किया जाएगा, सुषमा स्वराज को क्या मिलेगा और सहयोगियों का क्या, इस सब पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल की क्या शक्ल सूरत होगी, और अब चलते सुमित पांडे के पास। सुमित, एलके आडवाणी वो एक बड़ा सवाल और एक गुत्थी जो सुलझाए जाने की कोशिश हो रही है अब बीजेपी के अंदर, और उस पर क्या ताजा खबर है? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि लालकृष्ण आडवाणी की तरफ से जो हमें जानकारी या उनके लोग जो करीबी है उनसे मिलती है, वो ये है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेना चाहते हैं। इस समय कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो सामने दिखती है वो एक स्पीकर लोकसभा की है, लेकिन एक तबका ये भी मानता है कि कोरिया मुंडा जो पिछले लोकसभा में डिप्यूटी स्पीकर थे या उप स्पीकर थे, उनका भी काफ़ी उस पर हक बनता है और हो सकता है कि उनका नाम भी काफ़ी आगे चल रहा है। लेकिन संजय जो एक बात कह रहे थे अरुण शौरी के बारे में, जो दिल्ली में हवा दिखती है या जो बातचीत होती है, मुझे आश्चर्य होगा कि अगर अरुण शौरी नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ना हो और कोई इकोनॉमिक मंत्रालय, जरूरी नहीं फाइनेंस, लेकिन कोई इकोनॉमिक मंत्रालय हैंडल ना करें। उनकी काफी दिन से यहाँ के बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है। कल राजनाथ सिंह से भी उनकी मुलाकात काफी अहम है। उसकी वजह इस वजह से है कि अगर आपको याद हो कि 2009 के चुनाव के बाद अरुण शौरी ने एक इंटरव्यू में काफी कुछ बोला था पार्टी के उस समय के संगठन पर, जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, और काफी कुछ उन्होंने कहा था कि किस तरह से इस पार्टी को चलाया जा रहा है और कैसे यहाँ बदलाव लाना चाहिए। ये माना जा रहा है कि उन सब बातों को जो दोनों के बीच में जो खटास थी उसको कम करने के लिए और आगे में काम आगे बढ़ाने के लिए करने के लिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है दिल्ली के सत्ता के गलियारों में। बिल्कुल, और बाकी एक व्यू ये भी आ रहा है संजय सर, और इस पर आप मत बताइए कि आरएसएस की तरफ से संदेश है कि थोड़े नए चेहरे दिखे तो बढ़िया होगा। इस संदर्भ में अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी जैसे चेहरे कहां पर फिट हो सकते हैं, क्योंकि दुविधा ये भी है कि नरेंद्र मोदी शायद अपने कैबिनेट को स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे, कुछ पोस्ट को, कुछ पोर्टफोलियोज को मर्ज करना चाहेंगे, तो सबको अकोमोडेट कहां से करेंगे? साथ में ही आरएसएस की कितनी बड़ी भूमिका होगी कैबिनेट फॉर्मेशन में? बिल्कुल, आपका जो आखिरी सवाल है पहले मैं उसका जवाब दे दूं। आरएसएस की भूमिका कैबिनेट फॉर्मेशन में बिल्कुल है, और वो आरएसएस दरअसल मोदी जी की मदद कर रहा है। जब इस प्रकार की खबरें सूत्रों के हवाले से आती है कि आरएसएस की राय है कि 75 के ऊपर के लोग मंत्री ना बने या ज़्यादातर जवान लोग मंत्री बने, तो ये मोदी की हेल्प के लिए किया जा रहा है। इसीलिए यंगर कैबिनेट तो होगी, और जितने नाम हम लोग सुन रहे हैं उसमें बहुत सारे नाम हैं जिनको मतलब स्पेकुलेशन के रीम में हैं। कई एक्सपर्ट लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, सतपाल सिंह से लेके जयंत सिन्हा से लेके जनरल वीके सिंह, ऐसे लोग मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है, ये भी स्पेकुलेशन है, और हो सकता है हम बिल्कुल गलत समझ रहे हों कि ये सेकेंड राउंड में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। पहले राउंड में एक छोटी सी कैबिनेट जिसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री हों, उन लोगों को शामिल किया जाए, या एक दो इंडिपेंडेंट एमओएस के तौर पर, क्योंकि एक आध मंत्रालय ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट जाते हैं लेकिन एमओएस के लेवल पे चले जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी बात, स्ट्रीमलाइनिंग पर वो तो ये जरूर करेंगे। वही बात है कि अभी करें या बाद में करें, क्योंकि गठजोड़ के जमाने में हम लोगों ने ये देखा है कि बिल्कुल काट पीट के तरह तरह के अजीबोगरीब मंत्रालय बना दिए गए। और अगर जिस प्रकार का ग्रोथ एजेंडा, जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम डिलीवर करना है, उसमें ज़रूरी है कि कोल है या पावर है या इन्वायरमेंट है या फाइनेंस है या इंडस्ट्री है, और इनको साथ बैठ के बात करना है। लैंड एक्विजिशन का दूसरा मसला आएगा, तो जिन जिन विभागों को साथ बैठ करके तेजी से फैसले लेने हैं, या तो जैसे पहले बनाई गई थी कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट जो एक डिफंक्ट बॉडी बनी, उस तरह से कोई तरीका निकाला जाए। एक अच्छी बात यह है नरेंद्र मोदी की नई सरकार के लिए कि बहुत सारा काम वर्क इन प्रोग्रेस मोड में है। इसीलिए यह भी खबर आई कि जो एक रस्मी तरीका है कि कैबिनेट सेक्रेटरी ब्रीफ करते हैं कि ये तो प्रायोरिटी के एजेंडा है, इस पर आपको विचार करना है और बताइए क्या क्या करना है। उस बड़ी लिस्ट में इस तरह के बहुत सारे काम हैं जहां पर कि वो चाहेंगे कि जल्दी फैसले हों। तो कैबिनेट की
सरकार की रिस्ट्रक्चरिंग, मंत्रालयों का पुनर्गठन, ये तो होगा अभी या बाद में, ये एक अलग बात है। आरएसएस पक्के तौर पर सलाह मशविरे में है और मदद कर रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि ज्यादा नहीं बदला है पिछली और अभी की सरकार में। पहले मनमोहन सिंह सरकार थी, अब मोदी मोहन सिंह सरकार हो गई है, यानी नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और राजनाथ सिंह। जी, तो इतने सारे पुल्स और प्रेशर्स यहाँ पर एमके वेणु, मेरा आपसे सवाल है कि इतने भारी बहुमत के साथ साफ बात है कि फाइनल डिसीजन नरेंद्र मोदी के हाथ में, उनके पास वो शक्ति है कि वो निर्णय लें, लेकिन ऐसी चीजें रीजनल रिप्रेजेंटेशन, क्या अलग अलग क्षेत्रों को ध्यान में रखकर वो मंत्री चुनेंगे, सहयोगियों को कुछ हद तक खुश रखना, दूसरी भी पार्टी जो एनडीए के बाहर है वो भी आ रहे हैं अपना साथ बढ़ाने, और फिर आरएसएस वरिष्ठ नेता वगैरह वगैरह, कैन ही अफोर्ड टू इग्नोर सो मेनी फैक्टर्स? देखिए, वो तो नरेंद्र मोदी अपने इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स का एक पॉलिटिक्स में वो एक किस्म से नॉर्मल माना जाता है। जैसे कि आपको सिंपली बताऊं, बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो वेस्ट बंगाल में जो जीते हैं वो, उनका नाम है बाबुल सुप्रियो, उनको हो सकता है कुछ एमओएस का उन्हें पोस्ट मिले। एक तमिलनाडु में उनका एक बीजेपी का पहला एक चुन के आया है, वो कन्याकुमारी थे, उनको शायद रखें। ये सिग्नल करने के लिए भी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु जैसी जगह में बीजेपी ने अपने आप अच्छी एंट्री मारी है, और तेलुगु देशम में भी शायद किसी को रखें। तो ये सारी चीजें तो पॉलिटिक्स का एक नेचुरल हिस्सा है, और ये इसमें कोई पुल्स एंड प्रेशर्स नहीं होगी। इसमें तो नरेंद्र मोदी जी के उनकी अपनी जो पॉलिटिक्स की सोच समझ है, और बीजेपी जिस तरह कर रहा है, तो अब उन्होंने दलित का मेंशन किया आज, खासकर अपने स्पीच में शोषित समाज और दलित समाज के बारे में उन्होंने कहा। जब जय संजय ने बोला कि गरीबों पे इतना उनका एक्सेंट है, और उन्होंने कई बार बोला, आपके संजय के इंटरव्यू में बोला कि खजाना, सरकार का खजाना गरीबों के लिए है, और उनकी इकोनॉमिक्स अभी उसका लोगों को अंदाजा नहीं है। ये लोग समझते हैं कि कोई वेस्टर्न फ्री मार्केट टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स जारी करेंगे, वो नहीं करेंगे। और इसके बारे में मैंने आपके फर्स्ट पोस्ट में लिखा भी है, और उनकी राजनीति, उनकी जो इकोनॉमिक अपनी नहीं बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि सबको वो साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन अगर सबको साथ में लेकर चलना है तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन की बात, फिलहाल सुमित पांडे इस लिहाज से, सुषमा स्वराज सुर्खियों में है, नाराज है, नहीं नाराज है, बड़ा पद चाहिए, कैसा पद मिलेगा, एचआरडी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना भी जरूरी होगा? देखिए, मैंडेट उनके पास इतना क्लियर है कि वो अपनी प्राइम मिनिस्टरियल अथॉरिटी को एग्जर्ट कर सकते हैं, असर्ट कर सकते हैं इस समय। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस समय उनके पास होगा। जो हम लोगों को सुनाई दे रहा है दिल्ली में, कैबिनेट शायद, जैसे पिछली सरकार में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। रिन्यूएबल एनर्जी का एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, स्टील का एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, फूड एंड सिविल सप्लाईज का होगा। कई मंत्रालय हो सकता है कुछ बड़े मंत्रालय के साथ जोड़ दिए जाएं। कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या कम होगी और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होंगे, जिनको कि एक हर आदमी को कोई स्पेसिफिक काम दिया जाएगा। अगर रेलवेज के अंदर मान लीजिए कुछ 3-4 बड़े काम है, या बुलेट ट्रेन जो है वो एक बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे, और एक बड़ा पैल्पेबल काम है जो लोगों को दिखता है, तो हो सकता है आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो बुलेट ट्रेन के बारे में ही आगे अगले 3-4 साल में काम करेगा। तो इस तरह की व्यवस्था जिसमें कि ब्यूरोक्रेट्स एक स्ट्रीमलाइन होके मिनिस्टर्स के साथ काम करें, यंग एमओएस हो, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो, कम कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, इस तरह की व्यवस्था की तरफ शायद हम बढ़ रहे हैं। तो अगर हम गुजरात सरकार में नरेंद्र मोदी के फंक्शनिंग के तरीके को देखें, स्टाइल को देखें संजय जी, तो वहां पर उन्होंने कई अहम पोर्टफोलियो अपने साथ रखे हैं, और जो वहां के मंत्री हैं, ये मैं नहीं कहूंगी कि उनका कोई बड़ा रोल नहीं है, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है और पावर कंप्लीटली पीएमओ के साथ होगा। क्या इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे इस सरकार में? देखिए, एक बात याद रखनी चाहिए कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें
मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री एक्चुअली लास्ट डिक्टेटर होता है, तो वो बात तो दिल्ली के बारे में लागू नहीं की जा सकती और इस बात को नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि उनको किसी भी विषय में खुद की एक नेचुरल जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है, डिटेल में जाते हैं और काफ़ी उसके बारे में अध्ययन करके लोगों से पूछते हैं और समझना चाहते हैं। इसीलिए उनका दखल यहाँ पर सब जगह इसलिए होगा कि इसको परिस्थितियों ने बनाया, खुद बने या पब्लिक ने बनाया, उनके एजेंडा पर बना है और उनका एजेंडा अभी एक ऐसा माहौल बन गया है जहां लगता है कि ये कंप्लीट तैयारी के साथ आ रहे हैं, काफ़ी डिटेल में सोच विचार करने के बाद एक व्यवस्था सामने रखना चाहते हैं या कहिए प्रायोरिटी सामने रखना चाहते हैं। तो जो सुमित ने जिक्र किया, आप देखेंगे वो किस तरीके से अनफोल्ड होगा। वो इसी तरीके से अनफोल्ड होगा कि जो एक्सपर्ट हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इस काम को करते हैं, वो करके लाएं, पॉलिटिकल लीडरशिप फाइनल कॉल ले, अकाउंटेबिलिटी ले, उसके बारे में सारे कठिन सवाल पूछे, लेकिन फैसले जल्दी करे। फैसले जल्दी करना इनके लिए एक जिसको कहते हैं ना कसौटी है, वो बड़ी सबसे बड़ी कसौटी यह है कि इतने कॉम्प्लेक्स फैसले हैं, इतने डिलेड प्रोजेक्ट है, 12-15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट 2-2, 4-4 साल से विचार विमर्श पे पड़े हुए हैं। इसको काबू पाना एक बड़ी चीज होगी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे अभी बुलेट ट्रेन का जिक्र किया सुमित ने, आने वाले दिनों में जो चुनाव है तो बहुत बड़ी बड़ी जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंध है, डेवलपमेंट से संबंध है, वो तो होगा ही होगा, लेकिन महाराष्ट्र से लेके हरियाणा से लेके दिल्ली और यूपी और बिहार और पश्चिम बंगाल, ये सब नरेंद्र मोदी के अगली विजय के लिए रेडार पे होंगे। और आप शुरू से देखेंगे इनकी पहली जो घोषणाएं होंगी उसमें बजट आएगा उसमें, और उसके बाद भी, क्योंकि यहां इनको जीतना है तो दिल्ली में अचानक अर्बन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आप सुनेंगे, झुग्गी झोपड़ियों के बारे में भी सुनेंगे, हालांकि वो लोकल इशू है। तो इस प्रकार से चुनावी राजनीति का दौर हिंदुस्तान में कभी खत्म नहीं होता, उसकी भी झलकियां हमको मिलेंगी और उस पर नरेंद्र मोदी की छाप भी मिलेगी। बिल्कुल, और उनके कैबिनेट पर भी पूरी तरह से उनकी छाप दिखने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में आज। नमस्कार।